हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यदि आप उत्तराखंड सहायक अध्यापक अल्टी भर्ती परीक्षा, उत्तराखंड राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के साथ ही शिक्षण से संबंधित किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप सत्र को धैर्य के साथ, लगन के साथ अंत तक जानने समझने की कोशिश कीजिए ताकि इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से एग्ज़ाम में क्रैक करने में सफल हो सकें। प्रश्नों को यहाँ पर बाइलिंगुअल अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। सत्र को अंत तक एंजॉय कीजिए। इस प्रश्न पत्र से संबंधित 30 क्वेश्चन हमने पिछले 3 वीडियोस में हल किए हैं। उन तीनों वीडियो का लिंक ठीक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्दृष्टि को परिभाषित किया जा सकता है। इनसाइट मे बी डिफाइंड एज। ऑप्शन पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो अंतर्दृष्टि को परिभाषित किया जा सकता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुभवों का एकाएक पुनर्गठन। जब हम अपने अनुभवों को अर्थात अपने एक्सपीरियंस को सडनली यानी अचानक पुनर्गठित करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो हम उससे कह सकते हैं अंतर्दृष्टि को परिभाषित करना। तो अ सडन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस अर्थात अनुभवों का एकाएक पुनर्गठन, इसे हम कहेंगे इनसाइट मे बी डिफाइंड एज, अंतर्दृष्टि को परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग आर टीचर्स एंड साइकोलॉजिस्ट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड। निम्नलिखित में कौन से अधिगम पक्ष से शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों का सर्वाधिक प्रत्यक्ष सरोकार होता है। Which of the following aspects of learning are teachers and psychologists most directly concerned? तो शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों का सर्वाधिक प्रत्यक्ष सरोकार अधिगम के किस पक्ष से होता है इनमें से? ज्ञान संग्रह, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रतिफल या आदतों का निर्माण। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों का सर्वाधिक प्रत्यक्ष सरोकार होता है इनमें से अधिगम प्रक्रिया से यानी अधिगम पक्ष से। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, आनुषंगिक अधिगम प्रायो औपचारिक अधिगम से अधिक प्रभावी होता है क्योंकि। आनुषंगिक, अब हिंदी में कई बार शब्दों को कठिन लिख दिया जाता है, आप प्रश्न को हल करते समय दोनों भाषाओं का प्रयोग कीजिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। तो आनुषंगिक अधिगम अर्थात इंसिडेंटल लर्निंग इज फ्रीक्वेंटली मोर इफेक्टिव देन फॉर्मल लर्निंग बिकॉज। आनुषंगिक अधिगम प्रायो औपचारिक अधिगम से अधिक प्रभावी होता है क्योंकि जो फॉर्मल लर्निंग होती है यानी औपचारिक अधिगम जिसे हम किसी कक्षा में सीखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सुना होगा, तो जब हम डायरेक्ट किसी कक्षा में बैठकर सीखते हैं वो औपचारिक अधिगम है। क्लास में, क्लासरूम को हम औपचारिक अधिगम का उदाहरण मानेंगे। तो फॉर्मल लर्निंग की तुलना में इंसिडेंटल लर्निंग यानी आनुषंगिक अधिगम अधिक प्रभावशाली यानी इफेक्टिव होता है क्योंकि। क्यों होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। यह शिक्षार्थी के अभिप्रेरण और उद्देश्यों से अधिक व्यवहारिक रूप से संबद्ध होता है। इट इज़ मोर फंक्शनली रिलेटेड टू पीपल मोटिव्स एंड पर्पजेस। तो जब इंसिडेंटल लर्निंग होती है, जो अचानक होता है, कोई घटना होती है, इंसिडेंट होता है, अचानक जब कोई इंसिडेंट होता है यानी हम अचानक सीखते हैं, तो उसी से क्या होता है, जो शिक्षार्थी होता है, जो सीख रहा होता है, उसका अभिप्रेरण और उद्देश्यों से अधिक व्यवहारिक रूप से वो संबद्ध होता है। जो उसके लर्निंग का मोटिव्स होता है, उसका पर्पस होता है, उससे वो लर्निंग क्या होती है, अधिक व्यवहारिक रूप से रिलेट होता है, उसके करीब होता है।
तो इसलिए ये क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आप ध्यान में रख लीजिए। कक्षा में सीखे गए ज्ञान की तुलना में जो अचानक सीखा गया ज्ञान होता है वो अधिक व्यवहारिक होता है। उद्देश्यों और उसके जो व्यवहार होता है, उसके जो गोल होते हैं या उसका जो अभिप्रेरण होता है उससे। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, विस्मरण को निम्नलिखित में से समझा सकता है। विस्मरण यानी भूलना, विस्मृति। तो विस्मरण को क्या समझा जा सकता है? फॉरगेटिंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी। तो इसे हम कहेंगे नकारात्मक अंतरण की एक घटना, ए केस ऑफ नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो भूलने को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ट्रांसफ़र। किसी चीज़ को हमने सीखा और उसे हम भूल गए तो उसे कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो इसे कहेंगे नकारात्मक अंतरण की एक घटना। तो भूलना क्या है? नेगेटिव ट्रांसफ़र है। इसे आप ध्यान में रख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 35, प्रशिक्षण का अंतरण किस पर अति वजनदार तरीके से निर्भर करता है? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रिलाइज मोस्ट हैवली अपॉन। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होता है अर्थात प्रशिक्षण का अंतरण होता है, किस पर अति वजनदार तरीके से निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है अनुभवों की सार्थकता और सामान्यीकरण पर, यानी ऑप्शन नंबर 4, मीनिंगफुलनेस एंड जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। तो अनुभवों की सार्थकता और सामान्यीकरण पर अधिक वजनदार तरीके से निर्भर करता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो जैसे किसी ने ट्रेनिंग ली और उसने किसी दूसरे को ट्रेनिंग दी, तो ट्रांसफ़र ऑफ जो ट्रेनिंग होगी वो उसके अनुभवों की सार्थकता और सामान्यीकरण पर डिपेंड करेगा। यानी जिसने ट्रेनिंग लिया उसके एक्सपीरियंस कैसे हैं और उसका जनरलाइजेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। और कई बार परीक्षा में आपको जब क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कैसे हल कर सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें 4 ऑप्शन है और आपको ये नहीं आता है, तो आप एक अनुभव लगाए कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। ये तुक्का लगाने का एक तरीका है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका जो ऑप्शन है ना बड़ा है। आप देखो 1 2 3 छोटे हैं, मतलब इनके जो लाइन है वो छोटे हैं, और जो ऑप्शन नंबर 4 है ये 2 लाइनों में आया है, नीचे इंटर करके सामान्यीकरण पर नीचे लिखा गया। तो ये बड़ा ऑप्शन है और अधिकांश आप देखते होंगे परीक्षाओं में जो बड़ा ऑप्शन होता है या तो उसका उत्तर बहुत छोटा होगा या बड़ा होगा, अक्सर बड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अगर इसका उत्तर छोटा होता या ये नहीं होता तो इसको भी वो छोटा लिख सकता था, लेकिन इसको बड़ा क्यों लिखा? इस प्रकार से भी आपको परीक्षा में सोचना है कि इसका जो ऑप्शन बनाया बड़ा क्यों बनाया, छोटा क्यों नहीं बनाया। 3 छोटे बनाए तो चौथा बड़ा क्यों बनाया? इसलिए भी आप इससे हिट कर सकते हैं और आसानी से तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि तुक्का लगाने के लिए भी कॉमन सेंस या वहाँ पर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तुक्का कोई गलत नहीं है, लेकिन तुक्का हमें सोच समझकर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके लगाना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बच्चे को अधिगम के लिए प्रेरित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। द बेस्ट वे टू मोटिवेट अ चाइल्ड टू लर्न इज। किसी बच्चे को सीखने के लिए, अधिगम यानी लर्निंग अर्थात सीखने, किसी बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? यानी द बेस्ट वे टू मोटिवेट अ चाइल्ड टू लर्न इज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, उसके पास स्वतः उपलब्ध अभिप्रेरण को पुनर्वाहित करना। ठीक है, टू रीचैनल द मोटिव ऑलरेडी पोसेस्ड बाय हर हिम। यानी उस बच्चे के पास जो पहले से ही मोटिवेशन है, अभिप्रेरण है, उसको पुनर्वाहित करना, रीचैनल करना, उसके अंदर के मोटिवेशन को जागृत करना, पुनर्वाहित करना और उसे उत्साहित करना सीखने के लिए। ये किसी भी बच्चे को अधिगम के लिए प्रेरित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। चौथा भी हो सकता है उसके अंदर स्वाभिमान को आकर्षित करना, लेकिन उसके स्वाभिमान को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मोटिवेशन हमें दिखता है कि ये कर सकता है, जैसे कोई हाई जंप कर रहा, नॉर्मल कर रहा, हमने कहा भाई तो कर सकता है और अच्छे से कर सकता है, बेस्ट कर सकता है, हम उसे मोटिवेट करके उसके अंदर की जो ललक है उसे और ज़्यादा पुनर्वाहित कर सकते हैं, यानी रीचैनल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से
आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय किया जाना चाहिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ सुपरविजन मस्ट बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन, जैसे किसी विद्यालय में सुपरविजन किया जाता है किसी टीम के द्वारा, किसी बाहर की टीम द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा, तो पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय किया जाना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ सुपरविजन मस्ट बी जज्ड इन टर्म ऑफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा के उद्देश्यों के सापेक्ष शिक्षार्थियों की महत्तर प्रगति के आधार पर। यानी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, गोल्स ऑफ एजुकेशन हैं, उसके सापेक्ष शिक्षार्थियों की क्या प्रगति है, इसके आधार पर हम पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता का जजिंग कर सकते हैं, यानी उसे जज कर सकते हैं। ग्रेटर लर्नर्स प्रोग्रेस टुवार्ड्स द गोल ऑफ एजुकेशन, यानी हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो टारगेट हैं, उन उद्देश्यों को हासिल करने में, यानी उन्हें गेन करने में शिक्षार्थियों की क्या प्रोग्रेस है, इस आधार पर हम सुपरविजन की इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, द फाइंडिंग्स ऑफ ए केस स्टडी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर। केस स्टडी मेथड आपने सुना होगा, यानी अध्ययन विधि कहते हैं या व्यक्तिवृत्त अध्ययन भी कहते हैं, केस स्टडी मेथड। तो व्यक्तिवृत्त अध्ययन के परिणामों को प्रयुक्त किया जा सकता है। जब आप कोई केस स्टडी करेंगे, यानी अध्ययन विधि के माध्यम से किसी केस की स्टडी करेंगे, किसी व्यक्तिवृत्त अध्ययन को करेंगे, तो उसका यूटिलाइज कहाँ करेंगे? द फाइंडिंग ऑफ ए केस स्टडी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, इसका यूज करेंगे आप रेमेडियल एक्शन के लिए, अर्थात उपचारात्मक कार्यवाही के लिए। तो किसी केस की आपने स्टडी की, केस स्टडी की, उसके जो परिणाम निकले उनका यूज आप कहाँ करेंगे? उपचारात्मक कार्यवाही के लिए, यानी रेमेडियल एक्शन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है 3 हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझने में सक्षम हो पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन और हम हल करेंगे आज के इस सत्र में। यहाँ पर पूछा गया है, पियाजे के कार्य निम्नांकित का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीन पियाजे का नाम सुना होगा, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। तो पियाजे के कार्य निम्नांकित का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पियाजेट्स वर्क रिप्रेजेंट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो इसके कार्य क्या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज, यानी अनुधैर्यात्मक अध्ययन। तो पियाजे के कार्य अनुधैर्यात्मक अध्ययन का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज, या कहें अनुधैर्यात्मक अध्ययन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रयोग प्राय आधारित होते हैं। एक्सपेरिमेंट जनरली बेस्ड ऑन, इसका सही उत्तर है लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, यानी एकल चर नियम पर। तो जो भी प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट होते हैं वे प्रायो या कहें सामान्यतः एकल चर नियम पर डिपेंड होते हैं, बेस्ड होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, लिखित परीक्षाओं के पश्चात साक्षात्कार की व्यवस्था की जाती है। क्यों की जाती है? जब कोई रिटन एग्जाम होता है उसके बाद इंटरव्यू किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? रिटन टेस्ट आर फॉलोड बाय इंटरव्यूज टू। लिखित परीक्षाओं के पश्चात साक्षात्कार की व्यवस्था की जाती है। इसका सही उत्तर काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी पक्षों की जांच हेतु, यानी एग्जामिन द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट्स है उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कैसा है, उसका व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी पक्ष कैसा है, उनकी जांच हेतु इंटरव्यू किया जाता है रिटन एग्जाम के पश्चात। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य परिपक्वता से पूर्व में प्रशिक्षण आमतौर पर ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली। जो एडवांस में ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली, सामान्य परिपक्वता से पूर्व में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो आमतौर पर कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1,
लाभदायक या हानिकारक होता है, ये डिपेंड करता है प्रशिक्षण में प्रयुक्त विधि के अनुरूप। बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग। तो सामान्य परिपक्वता से पूर्व में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग इन एडवांस, यानी एडवांस में जो ट्रेनिंग दी जाती है नॉर्मल मैच्योरेशन से पहले, वो डिपेंड करता है मेथड यूज इन ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। तो ये लाभदायक भी हो सकता है या हानिकारक भी हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार आज के सत्र में हमने हल किए हैं कुल 12 क्वेश्चन, जो कि शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड पर डिपेंड थे। और इससे पहले इसी प्रश्न पत्र से संबंधित हमने 3 भागों में 30 क्वेश्चन हल किए हैं। तीनों का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट सेक्शन, जहां पर आप कमेंट करते हैं वहां पर पिन कर दिए गए हैं, उन्हें आप वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाकर अपने सिलेक्टेड गोल को इजीली हिट करके अपनी मंजिल को हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। बने रहिए यूर सिलेक्शन श्योर और गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। ऑल द बेस्ट।